नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं पुराने पेपर में आए हुए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबसे भी निवेदन है, आप सब भी 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ये वीडियो सारे टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन है, अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेद को कैसे बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना। बी ऑप्शन, पुरुषों और महिलाओं छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग। तीसरा ऑप्शन है, केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम पर केंद्रित करना। और चौथा ऑप्शन है, महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के प्रति असमान निधिकरण। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी किताबों में ऐसा दिखाया जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत साहसपूर्ण होते हैं, बहुत साहसपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे युद्ध में लड़ते हैं और बहुत सारे युद्ध में उन्होंने भाग लिया है। जबकि फीमेल्स को यह दिखाया जाता है बुक्स में कि वो घर में रहती हैं, घर में काम करती हैं और उनकी सुंदरता के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, व्याख्यान किया जाता है। तो इससे जो है ना लिंग भेद को बढ़ावा मिलता है अकादमिक जो बुक्स वगैरह हैं उनके द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह? इस क्वेश्चन का आंसर करें तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इन सभी को मिला ले। जो भी विविधता है बच्चों में उनको सबको अप्रिशिएट करे और एक साथ रखे बच्चों को। अगर कक्षा को जो शिक्षक है वो छोटे छोटे छात्रों के समूह में विभाजित कर देगा तो वे विद्यार्थी अपने को सुपीरियर या इन्फीरियर समझने लगेंगे। जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे ग्रुप से सुपीरियर और इन्फीरियर समझ लगेंगे, सोचेंगे कि हमारा ग्रुप अच्छा है, हमारे यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे हैं, वो दूसरा ग्रुप खराब है। और दूसरा ग्रुप भी ऐसा हो सकता है कि उसमें ये भावना आ जाए कि हम लोग कमज़ोर हैं इसलिए हमें अलग ग्रुप में डाला गया है। तो उनमें ये भावनाहीनता की भावना पैदा होगी जो सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विचलन बुद्धि उपलब्धता शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन अल्फ्रेड बिने, लुइस टर्मर, सी डेविड स्लेयर और चौथा ऑप्शन है विलियम स्टर्न। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डेविड बेथस्लेयर ने यहाँ पर विचलन बुद्धि उपलब्धता की बात की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये विचलन बुद्धि उपलब्धता क्या है? किसी व्यक्ति की सामान्यीकृत बुद्धि को मापने का एक तरीका है या किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का विश्लेषण उनकी उम्र के सापेक्ष करने के लिए होता है। और ये नॉर्मल आईक्यू से कितना विचलन हो सकता है, जो एक व्यक्ति की आईक्यू का विचलन नॉर्मल जो एवरेज आईक्यू है 100 उससे कितना विचलन हो सकता है ये दिखाया जाता है विचलन बुद्धि उपलब्धता में। तो यहाँ पर +-15 इसको याद रखें, इतना मैक्सिमम विचलन हो सकता है। मतलब 85 से लेके 115 तक विचलन हो सकता है 100 के बीच में। +-15 को याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैक्सिमम विचलन कितना होता है, याद रखें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के दृश्य पहलुओं को कैप्चर करता है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिष्ठित स्मृति। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी। इसके द्वारा जो आइकॉन है मतलब विजुअल फील्ड हैं, जो भी विजुअल एप्लीकेशन हैं या जो हमको दिखाई देती हैं उनको कैप्चर करता है, विजुअल थिंग्स को कैप्चर करती है ये स्मृति। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया? यह विश्वास है कि संबंध कथित
उत्तेजना और उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच करता है। तो इसकी बात की है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने संबंधवाद विकसित किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, धारणाएं, मूल्य, अज्ञानता, परंपराएं। तो यहाँ पर जो अज्ञानता को छोड़कर बाकी सारी धारणाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, मूल्य वैल्यूज है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती हैं, और परंपराएं लगातार चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ पर अज्ञानता नहीं चलती है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो लोग की अज्ञानता दूर होती है, इग्नोरेंस दूर होती है, लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम खाली स्थान अधिगम होता है। पहला ऑप्शन मोटर, दूसरा ऑप्शन है सम्मिलित एसोसिएटेड, तीसरा ऑप्शन है क्रमिक, और चौथा ऑप्शन है समस्या। तो जो तैराकी और घुड़सवारी में क्या कर रहे हैं कि हम अपनी मोटर पेशी, जो अपनी पेशी होती हैं उनका यूज़ करते हैं, कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जो हमारी मांसपेशियां हैं, हाथ पैर हैं, उनके यूज़ से हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, संयोजनवाद और संरचनावाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म। इसको संबंधवाद भी कहते हैं, और ये सिद्धांत दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, और यहाँ से व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में उपलब्धि खाली स्थान से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, माता पिता के व्यवहार से, छात्रों का आचरण, तीसरा ऑप्शन साथी समूह की बातचीत, और चौथा ऑप्शन शिक्षकों की गुणवत्ता। तो जो विद्यालय में जो उनकी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो शिक्षकों की गुणवत्ता से होती है सबसे अधिक। तो ये सबसे अधिक संबंधित होती है शिक्षकों की गुणवत्ता से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर होते हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इस सिद्धांत को जो प्रतिपादन थे वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जैसे संज्ञान के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था, संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अलग अलग अवस्था में अलग अलग जो गुण आते हैं बच्चों में, और उनकी मात्रात्मक क्षमता भी बढ़ती है। और इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो उनके गुणों और मात्राओं में दोनों में अंतर आता है। यही बात जीन पियाजे करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं? पहला ऑप्शन है अधिभाषाई क्षमता, दूसरा ऑप्शन अधिसंज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अधिजागरूकता, और चौथा ऑप्शन है कार्यांतरण। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं, तो ये जो क्षमता है उसको हम कहते हैं अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निज्म। सरल भाषा में कहें मेटाकॉग्निज्म या अधिसंज्ञान को, तो ये होता, इसका मतलब होता है अपनी सोच के बारे में सोचना। व्यक्ति द्वारा अपनी समझ और प्रदर्शन की योजना की निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। बच्चे अपने जो चीज़ें हैं, जो अपने विचार हैं, उनके बारे में सोचते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और उनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना कहलाता है अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निज्म। इसके बारे में हम और भी डिटेल में अध्ययन करेंगे जब हम
थ्योरी की वीडियो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी समझ लें, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणापरोपण सिद्धांत एट्रीब्यूशन थ्योरी को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करें तो इसका संबंध होता है कि सामान्य लोग व्यवहार और घटनाओं के कारणों की व्याख्या कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो लोग बोलेंगे, एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा कि वो उसके स्वभाव में ही गुस्सेशैल है, इसलिए उसे हमेशा गुस्सा आता रहता है। कुछ लोग बोलेंगे उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। तो लोग अपने आप में सामान्य जो व्यवहार करते हैं लोग, उनको किस टाइप से वो घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, इसके बारे में ये एट्रीब्यूशन थ्योरी बताती है। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूशन थ्योरी दी थी बर्नार्ड विनर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बर्नार्ड विनर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है, इसके लिए उसके इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। माता पिता की सहभागिता पहला ऑप्शन, दूसरा मंद पठन की अवधारणा दूसरा ऑप्शन, आत्मसम्मान की कमी, और चौथा ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता। तो जो अंकित है वो चीटिंग करता है और फेल हो जाता है। तो यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो दूसरों पर निर्भर है। वो चाहता है कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे पास करा दे, वो पढ़ लेगा, मैं उससे चीटिंग कर लूँगा तो मैं भी पास हो जाऊँगा। तो उस पर दूसरों की निर्भरता है, उसने पहले भी ऐसा किया होगा, इसलिए अब वो सोचता है कि ऐसे ही पास हो जाऊँगा। अब तो वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बगल में है, वो मैं उससे चीट करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। तो अब वो अपने दोस्त पर निर्भर होने लगा है, इसलिए वो फेल हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित है क्योंकि उसे रोमांच देता है। किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोउद्दीपन सिद्धांत, एराउजल सिद्धांत, एराउजल थ्योरी। इसमें क्या होता है, बहुत तीव्र इच्छा, आग जलती है अपने अंदर कुछ करने की, कुछ प्रेरित होते हैं बहुत तेज, तो इसको हम कहते हैं एराउजल, आग जलना अपने अंदर से और किसी काम के लिए बहुत तेज प्रेरित होना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डिस्प्रैक्सिया के लक्षणों में से एक है वर्तनी समझने में समस्या, दूसरा ऑप्शन गणितीय गणना करने में समस्या, तीसरा ऑप्शन एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, और चौथा ऑप्शन है भाषा के उच्चारण में समस्या। तो जो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि जो बच्चों की मूवमेंट है, जो मांसपेशियां हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, वो इतने अच्छे से चीज़ों को मूव नहीं कर पाते, उनका मूवमेंट इतना अच्छा नहीं होता, उनकी मांसपेशियां इतने अच्छे से पकड़ नहीं पाती चीज़ों को। तो कई चीज़ें होती हैं, वो अपने शूज़ की पहन नहीं पाते, ना अपने जो शर्ट है उसके बटन लगा पाते हैं, और ना ही वो कलम पकड़ पाते हैं अच्छे से, और लिखने की समस्या उनमें रहती है कि वो अच्छे से उनकी राइटिंग अच्छी सी नहीं आती, वो क्योंकि उनकी जो मोटर है, जो उनकी छोटी मांसपेशियां हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करती। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खाली स्थान के कारण होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कोई अजनबी इंसान दिखा और उसी समय कोई आवाज़ तेज कर दे बहुत तेज, जिससे बच्चा डर जाए, अगली बार फिर कोई अजनबी इंसान दिखा, फिर आपने ऐसी आवाज़ कर दी, फिर से कोई दिखा तो फिर से आवाज़ कर दी, तो हर बार बच्चा डरने लगा। तो अगली बार ऐसी स्थिति आएगी कि अजनबी दिखते ही डरने लगेगा, और आवाज़ भी नहीं करोगे तब भी वो अजनबियों से अब डरने लगेगा। तो ये उदाहरण है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन से, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पेवलव ने दी थी। पेवलव ने जैसे घंटी बजाते ही भोजन दिया था, तो उसमें घंटी बजने पर ही जब जैसे कुत्ते में लार आ गई थी, ऐसे ही जो अजनबियों को देख के जो बच्चा है वो डर जाता है। तो इसलिए ये चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के कारण विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
जो अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के 5 अवस्था मॉडल खाली स्थान के आकार में हैं। तो जो मैस्लो का मॉडल है वो एक पिरामिड की अवस्था में होता है, जिसमें सबसे नीचे शारीरिक ज़रूरतें जैसे हवा, पानी, खाना पीना, रहना, ये सब आता है। उसके अलावा फिर आती है सेफ्टी नीड्स, है ना, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स, फिर एस्टीम और आखिरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर जो उनका मॉडल है वो एक पिरामिड के आकार में होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से खाली स्थान के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम है। तो जो संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों हैं, इनके कारण बच्चा गतिशील होने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आँख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? उत्कृष्ट मोटर कौशल, उत्कृष्ट गति कौशल, तीसरा ऑप्शन सकल मोटर कौशल, शारीरिक संवेदी कौशल। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उत्कृष्ट मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, अच्छी होती हैं, तो बच्चों की हाथ और आंख पैर में जो समन्वय है डेवलप होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, के सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय हैं। इसको हम कहते हैं लिंग अनिवार्यता। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिंग अनिवार्यता होती क्या है? तो ये होती है एक अवधारणा है जिसका उपयोग महिलाओं और पुरुषों के लिए निश्चित आंतरिक जन्मजात गुणों की गुणन की जांच करने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत में कुछ निश्चित सार्वभौमिक, सहज, जैविक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से लिंग की विशेषताएं हैं जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में ऑब्जर्व करते हैं और जो डिफरेंस उनमें आता है वो दिखाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा लिंग अनिवार्यता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है? उपलब्धि, शक्ति, बुद्धि और संबंधन। तो जो उपलब्धि है वो सामाजिक है, शक्ति है वो सामाजिक है, संबंधन है वो सामाजिक है। यहाँ पर जो बुद्धि है वो सामाजिक नहीं है, तो ये बायोलॉजिकल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय हैं? कठोर अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन पृथक उपचार और चौथा ऑप्शन कठोर दंड। तो यहाँ पर कठोर दंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो कठोर अनुशासन बनाए रखना से बच्चे ढीठ भी कभी कभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन है पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे जीवन जीना होता है, कैसे अच्छे से रहते हैं और क्या क्या चीज़ें वो सुधार सकते हैं अपने जीवन में और अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वह एक साथ समान विषय सीखें। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन हो रहा है? तो यहाँ पर जो विकास का कौन से सिद्धांत का खंडन हो रहा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भरता। तो यहाँ पर बच्चा 4, 6 और 12 अलग अलग आयु के लेवल पर है, तो बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ होता है, इसलिए वो समान चीज़ें नहीं सीख सकता है। तो यहाँ पर विकास की परिपक्वता का जो सिद्धांत है उसका खंडन हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों में होने वाले द्विध्रुवीय विकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि मूड बहुत तेजी से बदलता है, मूड में अत्यधिक बदलाव होता है। कभी मूड हुआ कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अचानक उसका मूड बदल जाता है
और वो बहुत तेज खुश हो जाता है, हंसने लगता है, कभी निराश हो जाता है। तो ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है? ये इस शिक्षा में जो विकलांग बच्चे होते हैं उन पर पहले ध्यान दिया जाता है कि वो विकलांग हैं या नहीं, उनको आवश्यकता है या नहीं। अगर उनको आवश्यकता है स्पेशल एजुकेशन की तो उन्हें कुछ कानून, कुछ नियम दिए जाते हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे वो पालन कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक विकास खाली स्थान का हिस्सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्रियात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, मनोसामाजिक विकास का या संवेदी विकास का। तो इस यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनोसामाजिक विकास का, है ना, साइको सोशल डेवलपमेंट का यहाँ पर हिस्सा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने, रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? तो जो हकलाने के लिए संबंधित है वो है लंबा भाषण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग स्पीच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखें, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, तार्किक गणितीय तत्व, अनुभवजन्य तत्व, घटक तत्व और संदर्भीय तत्व। तो यहाँ पर ये तीन, अनुभवजन्य तत्व, घटक तत्व और संदर्भीय तत्व के बारे में स्टैंडबर्ग ने बताया है, जबकि ये तार्किक गणितीय तत्व उन्होंने नहीं बताया है। ज़्यादा आप जानकारी के लिए स्टैंडबर्ग का सिद्धांत आप देख सकते हैं। मैंने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, थ्योरी पढ़ाई है। थ्योरी के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इस अवस्था में बच्चा कॉन्क्रीट अवस्था में होता है और वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों के बारे में समझने लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते तब तक नहीं आते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विस्थापन। वो अपनी गुस्सा को खेल के माध्यम से निकालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव अवश्य दें। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर पूछ लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।